अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एमएस वर्ड के लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों को खुशामदीद। लेक्चर नंबर 6 हमारा है मैनुअली चेंजिंग द लुक ऑफ द टेक्स्ट एंड पैराग्राफ। मैं हूं आप सबकी मेंटर वनहर लुकमान। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर फॉन्ट ग्रुप इन डिटेल हम देखेंगे क्या होता है फॉन्ट ग्रुप यूजिंग मिनी टूल बार टू फॉर्मेट टेक्स्ट, फॉर्मेट पेंटर, मैनुअली चेंजिंग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। असाइनमेंट नंबर 6। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चेंजिंग स्टाइल्स मैनुअली में फॉन्ट ग्रुप क्या होता है। वी कैन चेंज द सेटिंग ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप इन द होम टैब। हमने जो पिछले लेक्चर्स में बातें की हैं, स्टाइल्स पढ़े हैं, थीम्स पढ़े हैं, उसके अंदर हमने देखा है कि हम जो भी थीम या जो भी स्टाइल अप्लाई करते हैं वो ऑटोमेटिकली होता है। उसके अंदर हमारी मर्जी नहीं होती, मतलब हम उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब जो उन्होंने हमें बिल्ट इन स्टाइल्स या बिल्ट इन ऑप्शंस दे दिए हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट को स्टाइल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को अपनी मर्जी से छोटा बड़ा, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिसाइज कुछ भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। फ़ॉन्ट ग्रुप ये होता है, आपके पास होम टैब के ऊपर शो हो जाएगा। सबसे पहले तो ये चीज़ होती है, यहाँ पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट फेस या फ़ॉन्ट स्टाइल बोलते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली भी बोलते हैं। बेसिकली ये राइटिंग स्टाइल होता है हमारा। उसके बाद हमारे पास आता है फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज के बाद यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज को जो है वो ड्रॉप डाउन करके कम ज़्यादा या नंबर सामने शो हो रहे होते हैं, अपनी मर्जी का नंबर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ये बटन है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज। अगर इनमें से कोई साइज हम नहीं करना चाह रहे तो हम यहाँ से इस बटन से इंक्रीज कर सकते हैं। ये होता है रिड्यूस करने के लिए, छोटा करने के लिए, फ़ॉन्ट साइज को या लिखाई को छोटा करने के लिए। आगे है ये चेंज केस के लिए होता है। जैसे कि हमें पता है कि इंग्लिश में हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं, अपर केस लेटर्स होते हैं, लोअर केस लेटर्स होते हैं, मतलब छोटी एबीसी होती है, बड़ी एबीसी होती है। इसके अलावा सेंटेंस केस होता है। सेंटेंस केस में क्या होता है कि सेंटेंस का पहला हरफ जो होता है, दिस इज अ बुक, तो दिस का जो टी होगा वो बड़ा होगा, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल होंगे। तो डिफरेंट केसेस इसके अंदर होंगे। ये वाला बटन इस्तेमाल होता है फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। ये वाला बटन इस्तेमाल होता है फ़ॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए। ये वाला बटन होता है टेक्स्ट हाइलाइटर के तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे हम अपनी किताबों पे हाईलाइट करते होते हैं। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइलाइटर इस्तेमाल करके हाईलाइट करते हैं। इसी तरह हम अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर भी जो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट लग रही हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके आगे है टेक्स्ट इफेक्ट्स। टेक्स्ट इफेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे हमने वर्ड आर्ट स्टाइल में पढ़े हैं, वो टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं हमारे, तो हम वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट ऐड करने के लिए, ये सबस्क्रिप्ट ऐड करने के लिए, इनके बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे। ये लाइन थ्रू है, ये अंडरलाइन है, इटैलिसाइज है और बोल्ड है। तो हम इनको डिटेल में देखते हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक फाइल ओपन कर लिया है, अल्लामा इकबाल का ही ऐसे ओपन कर लिया है। इसके अंदर हमारे पास हम देखेंगे कि हम फ़ॉन्ट ग्रुप को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से अपने टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम इस पहली हेडिंग की जानिब। ठीक है, ये में हमने टाइटल बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमने टाइटल लिया था, तो उन्होंने जो टाइटल हमें दिया हमने उसी को ही सिलेक्ट कर लिया, हमने इसको चेंज नहीं किया। ठीक है ना, ये इसका टाइटल है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये राइटिंग स्टाइल हमें पसंद नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे को, और यहाँ से हम अपना मर्जी का राइटिंग स्टाइल जो है वो इसको दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी राइटिंग स्टाइल हमने अपनी मर्जी का चेंज कर लिया है। रहेगा ये टाइटल ही, लेकिन इसका राइटिंग स्टाइल हमने चेंज कर लिया। यहाँ से हम इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ये वाले बटन से भी हम इसका साइज ज्यादा और कम कर सकते हैं। इसके अलावा है, मैं इसको बोल्ड करना चाह रही हूँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाह रही हूँ राइटिंग को, कि मोटा लिखा हुआ नजर आए, तो मैं इसको बोल्ड के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा तिरछा करना चाह रही हूँ तो मैं इसको इटैलिक कर सकती हूँ। ठीक है, या मैं इसको सीधा ही रहने दूँ, इटैलिक में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा ये वाला टेक्स्ट। ठीक है, ये वाला सेंटेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर मैंने इस सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो मैं इस कंट्रोल के बटन को प्रेस करके कीबोर्ड से, तो इसमें सिंगल क्लिक करूंगी तो मेरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको क्या कर देती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ कि ये वाली लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो जब भी हम इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो ये वाली लाइन अंडरलाइन होने का मतलब ये होगा कि ये इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा आता है सेंटेंस केस। ठीक है, अगर मैं इस चीज को चाह रही हूँ कि सेंटेंस केस में रहे, जो कि वो पहले से ही है, तो सेंटेंस केस में क्या होगा, एच बड़ा आएगा हिज का, बाकी देखे सारे छोटे छोटी एबीसी में है। मैं इसका साइज सेंटेंस केस की जगह कोई और केस चूज करना चाह रही हूँ। मैं इसको अगर लोअर केस करती हूँ तो देखिए सारे के सारे हिज का एच भी छोटा हो गया है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं इसके अलावा कुछ और करना चाह रही हूँ, अपर केस में करना चाह रही हूँ, तो सारे के सारे अपर केस में हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करती हूँ, तो ये हर लफ्ज का पहला वर्ड जो है, पहला लेटर जो है, उसको सिर्फ कैपिटल करेगा। अगर आप यहाँ देखें तो मैं इसको करती हूँ, ये देखें हिज का एच भी बड़ा कर दिया, पोएट्री का पी, बिकेम का बी, वाइडली का डब्ल्यू, नॉन का के, थ्रो का टी, पोइटिक का पी, सेनॉप्सिस का एस। अगर आप देखें तो सारे के सारे वर्ड्स के जो स्टार्टिंग लेटर्स हैं वो कैपिटल कर दिए उसने। कैपिटलाइज ईच वर्ड करने का मतलब। टोगल केस करेंगे तो टोगल केस में पहला, सबसे पहला जो लेटर होगा हर वर्ड का, वो स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। अगर आप देखें हिज का एच, पोएट्री का पी, बिकेम का बी, ये छोटे हैं, बाकी इनके आगे वाले लेटर कैपिटल्स में है। ठीक हो गया। तो ये चीज है हमारे पास कि हम केस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। बेहतर सेंटेंस केस होता है, या हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड भी बेहतर होता है अगर हमने किसी चीज को प्रोमिनेंट करना हो। अब हम देखते हैं, हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं। ये वाली हेडिंग हमने कहा था कि ये टाइटल है, हम इसका कलर भी चेंज करना चाह रहे हैं, हमें ये कलर नहीं पसंद है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कलर सिलेक्ट करेंगे। अगर हम इस ए के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो कलर ए के नीचे होगा वही कलर हेडिंग का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वो कलर नहीं देना चाह रही, मैं कोई और कलर देना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये साइड पे छोटा सा एरो है, इस पे क्लिक करूंगी, नीचे कलर ऑप्शंस आ जाएंगे मेरे पास, इसमें से अपनी मर्जी का कलर मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसको कलर कर देती हूँ ये वाला। ठीक हो गया, ये थोड़ा खूबसूरत सा कलर। ठीक है, तो मैंने इसका कलर चेंज कर लिया है। ठीक है, अगर सपोज करें कि ये वाली लाइन जो है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मैं इसको हाईलाइट करना चाह रही हूँ, तो ये साथ ही हाईलाइटर है। अब ये छोटी ए बी लिखा हुआ है और इसके नीचे येलो कलर की लाइन है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये येलो कलर की लाइन आ रही है। मैं अगर इसको ऐसे ही क्लिक कर दूंगी तो ये येलो कलर में हाईलाइट कर देगा, जबकि मैं अगर कोई और कलर में हाईलाइट अपना करना चाह रही हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ से अपनी मर्जी के कलर्स को चूज करके इसको हाईलाइट कर लूंगी। मैं इसको कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ से ये कलर कर सकती हूँ। अब अगर मैंने ये डार्क कलर कर दिया तो इसका मतलब ये है कि मुझे टेक्स्ट तो शो नहीं हो रहा ना, तो फिर उसके लिए मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज करूंगी और वो मैं लाइट कलर करूंगी कोई। ठीक है, अगर हाईलाइट मैंने डार्क कलर में किया तो मुझे टेक्स्ट का कलर लाइट कलर में करना पड़ेगा। यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद हमारे पास है वर्ड आर्ट स्टाइल। सपोज कर लें कि हमारे पास कोई वर्ड है जो कि बहुत प्रोमिनेंट करके हम दिखाना चाह रहे हैं, जैसे ये अल्लामा इकबाल लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, इसको वर्ड आर्ट स्टाइल में लिख सकती हूँ। यहाँ से अपनी मर्जी का कोई सा भी मैं स्टाइल चूज कर सकती हूँ। तो मैं इसको ये वाला चूज कर लेती हूँ, तो आप देखें ये वर्ड आर्ट स्टाइल में चेंज हो गया है। आगे है लाइन थ्रू। लाइन थ्रू का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, पूरी डॉक्यूमेंट दी हुई है आपको, और वो कोई तफसीली डॉक्यूमेंट है, ठीक है, लेकिन आप उसमें से शॉर्ट वर्जन उसका करना चाह रहे हैं, आप उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस को याद करना चाह रहे हैं, या उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस को अपने पास सेव करना चाह रहे हैं, और जो अनइम्पॉर्टेंट है या फिर ज्यादा तफसील में है आप उनके ऊपर नहीं जाना चाह रहे। जैसे हम अक्सर किताब में जब टीचर के पास जाते हैं सवाल का जवाब लगवाने, टीचर से कहते हैं मिस इस सवाल का क्या जवाब होगा, जरा निशान लगा दें, तो मिस कहती हैं कि जी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये करना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, निशान लगा दिया, लेकिन आगे वाली लाइन ये कट कर दे, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक करना है। ठीक है, तो वो जो लाइन बीच में हम कट करते हैं ना, उसका मतलब होता है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट तो है, बुक के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट थी ना, रिलेटेड थी उस क्वेश्चन के, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में उसका कोई काम नहीं है, तो हमने उस लाइन को क्या किया, हमने उस लाइन को कट कर दिया। तो सेम एज इट इज हम इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज ये वाली लाइन जो है ये मैं कट करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इस लाइन को सिलेक्ट करूंगी पूरी को, और मैं इस पे लाइन थ्रू कर दूंगी। ठीक है, तो अब क्या है, ये मेरे डॉक्यूमेंट में मौजूद रहेगी, मेरी बुक में मौजूद रहेगी, मेरे
पास सेव रहेगी याद रखने के लिए। लेकिन होगा क्या कि जब इसको मैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद करूंगी या एज अ शॉर्ट डिटेल याद करूंगी, तो मैं ये वाली लाइंस बीच में नहीं बोलूंगी या मैं ये वाली लाइंस बीच में नहीं लिखूंगी। ठीक हो गया? तो ये था लाइन थ्रू। इस वाली स्लाइड पे हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एड सुपरस्क्रिप्ट एंड एड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जो है वो ज्यादातर साइंस और मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं। सुपरस्क्रिप्ट की आपके पास एग्जांपल है जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो ए बी और सी के ऊपर स्क्वायर है, ये जो है वो हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट होता है। ठीक है। इसी तरह नीचे एक इक्वेशन है जैसे ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, तो सी के ऊपर जो स्क्वायर है ये सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, यानी कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो इसकी पावर आती है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? सबस्क्रिप्ट वो होता है जो किसी भी वेरिएबल के नीचे होता है, जैसे कि ये H2O में H के दो मॉलिक्यूल हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का की टर्म है H2O। तो इसमें हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं, तो H के साथ जो 2 लिखा हुआ है ये सबस्क्रिप्ट है। इसी तरह ये नीचे शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। तो ये जो 12, 22 और 11 है ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट होते हैं। हम इनको वर्ड में भी लिख सकते हैं। हम इनको वर्ड में कैसे लिखेंगे, हम इनको वर्ड में लिख के चेक कर लेते हैं। यही सेम फॉर्मूलाज मैं आपके सामने यहाँ लिखने जा रही हूँ। ठीक है, मैं राइटिंग स्टाइल थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, साइज। ठीक है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये इक्वल टू सी स्क्वायर है। ओके, ए लिख लिया मैंने। अब मैं इसके ऊपर स्क्वायर डालना चाह रही हूँ। अगर मैं सिंपली 2 प्रेस करूंगी तो ये A2 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल आएंगे A2, जबकि मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट बनाना चाह रही हूँ, इसकी पावर बनाना चाह रही हूँ। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? मैंने बैक स्पेस करके उसको खत्म किया है। मैं यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट का बटन ऑन करूंगी। सुपरस्क्रिप्ट का बटन ऑन किया तो आप ये देखिए कर्सर इसके ऊपर चला गया है, एक से थोड़ा सा ऊपर हो गया है कर्सर। तो अब मैं यहाँ 2 लिखूंगी तो ये A2 आएगा, ए स्क्वायर आएगा यानी कि। अब मैं स्पेस दूंगी तो अब स्पेस दी तो ये ऑटोमेटिकली सुपरस्क्रिप्ट खत्म हो गया। अगर मैं बगैर स्पेस के ही प्लस एंटर कर देती और बी स्क्वायर लिखने लगती तो बी स्क्वायर भी इसकी पावर में आ जाता, जबकि मैंने इसको पावर में नहीं लिखना, इसलिए मैंने इसको क्या किया, स्पेस दिया। सुपरस्क्रिप्ट का बटन ऑटोमेटिकली डी सेलेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ प्लस एंटर करूंगी, इसके बाद मैं बी प्रेस करूंगी, उसके बाद मैं बी का स्क्वायर देना चाह रही हूँ। अगेन मैं सुपरस्क्रिप्ट का बटन क्लिक करूंगी और मैं फिर 2 लिखूंगी। अब मैं बी के बाद इक्वल्स का साइन डालना चाह रही हूँ, मैं इसकी पावर में नहीं डालना चाह रही इक्वल का साइन, नीचे प्लस के बराबर में डालना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, स्पेस दूंगी और इक्वल्स का साइन दूंगी। अब मैं यहाँ पे सी स्क्वायर लिखना चाह रही हूँ, सी मैंने लिख लिया। अगेन मैं सुपरस्क्रिप्ट का बटन प्रेस करूंगी और इसको 2 लिख दूंगी। तो ये मैंने वो इक्वेशंस लिख ली हैं। ठीक है, अब मैं सबस्क्रिप्ट ऐड करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर हम एंटर करेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट का बटन डी सिलेक्ट नहीं हुआ। हम पहले सुपरस्क्रिप्ट के बटन को डी सिलेक्ट करेंगे, यानी कि खत्म करेंगे, उसके बाद हम आगे राइटिंग शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम स्पेस दे सकते हैं या स्पेस की बजाय हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। मैं स्पेस देती हूँ, ये खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगी। अब अगली लाइन पे सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट नहीं आएंगे। अब मैं सिंपली एच लिखती हूँ, उसके बाद मैं सबस्क्रिप्ट ऐड करना चाह रही हूँ तो मैंने ये प्रेस किया, 2 लिखा। अब मैं सबस्क्रिप्ट नहीं देना चाह रही, मैं स्पेस दूंगी, मैंने स्पेस दी और मैं इसको ओ लिखती हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, H2O हो गया। तो ये मेरे पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ऐड हो गए। एक चीज रहती है जो क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर हम कोई फॉर्मेटिंग हमने किसी चीज पे की थी और हम उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, और एक बात याद रखिएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग जो है वो तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग जितनी भी हमने किसी टेक्स्ट के ऊपर की होगी वो उसको चेंज करके बिल्कुल पहले वाली स्टेट में ले आएगा, उस स्टेट में जिस स्टेट में हमने इसको डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखना शुरू किया था। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ न्यू फाइल में जाके। जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ अलामा मोहम्मद इकबाल, अलामा इकबाल इज आर नेशनल पोइट। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। अब मैं क्या करती हूँ, ये ऊपर वाला जो है इसको मैं टाइटल का दे देती हूँ, फॉर्मेटिंग कर देती हूँ। और नीचे वाली जो है इसको मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करती हूँ और मैं इसका कलर चेंज करती हूँ। ठीक है, और मैं इसका जो है इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ थोड़ा सा, और इसके अलावा मैं इस पे इसको अंडरलाइन भी कर देती हूँ।
मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ और मैं इसको बोल्ड भी कर देती हूँ। ठीक है, और मैं इसको भी बोल्ड भी कर देती हूँ। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं, मैंने ये कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई किया। मैंने 2 लाइनें लिखी हैं और आपको पता है मैंने 2 लाइनें कैसी लिखी हैं, बिल्कुल सादा। मैंने इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं की थी, मैंने उस तरह से लिखी हैं। ठीक है। अब ऐसा है कि मैं अगर क्लियर फॉर्मेटिंग करती हूँ, मैं क्या करूँगी, इस पे को सेलेक्ट करूँगी और इसके ऊपर आके ये इरेजर जो है इसको क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये देखें ये नीचे आ गया क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ। तो मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ, तो ये देखें जैसे मैंने लिखा था ये वैसा ही हो गया है। ठीक है, फॉर्मेटिंग अप्लाई जो की थी वो सारी की सारी रिमूव हो गई है, वो पहले वाली राइटिंग में ही हमारे पास आ गया है। मैं इस पे भी क्लियर फॉर्मेटिंग करती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें ये भी नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया। हमने इसको हाईलाइट नहीं किया था इसलिए ये हाईलाइट भी नहीं रहा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की जानिब, जो क्या है यूजिंग मिनी टूल बार टू फॉर्मेट टेक्स्ट। एक तो हमारे पास फॉन्ट ग्रुप दिया गया है ना, दूसरा हमारे पास एक मिनी टूल बार होती है जिसको यूज करते हुए हम अपने टेक्स्ट को जल्दी से फॉर्मेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें कोई फॉन्ट ग्रुप में जाने की जरूरत नहीं होती है, हम जिस जगह काम करें हम वहीं पे उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो कैसे हम करते हैं, सबसे पहले तो हमने उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, जिसको हमने फॉर्मेट करना है। जैसे ही हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर एक मिनी टूल बार अपीयर हो जाएगी और जिसके अंदर फॉन्ट, अलाइनमेंट, टेक्स्ट कलर, इंडेंटिंग और बुलेट्स की ऑप्शन होगी। हम अपनी मर्जी से उसको अपनी मर्जी का फॉर्मेट कर सकते हैं वहां से। मिनी टूल बार इस तरीके से शो होती है, जैसे कि ये मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे ए लिखा हुआ था, इसको सिलेक्ट किया, जैसे ही सिलेक्ट किया तो ये ऊपर शो हो गई। यहाँ से फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज करने वाले बटन्स, ये अंडरलाइन करने वाला, इटैलिक वाला, बोल्ड वाला, फॉन्ट कलर चेंज करने वाला और टेक्स्ट हाइलाइटर। इसके अलावा 3-4 बटन्स और हैं जो कि मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया, क्योंकि वो हम जब पैराग्राफ ग्रुप देखेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। वैसे ये टेक्स्ट अलाइन के लिए होता है, ये फॉर्मेट पेंटर होता है, ये डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट इनको हम डिटेल में पैराग्राफ में देखेंगे, यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो फॉर्मेट पेंटर ये सब चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ ना, कि फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट स्टाइल किस तरीके से बोल्ड इटैलिक करना है वो आप लोग इजीली कर लेंगे। सिर्फ इसकी थोड़ी सी मैं आपको एक्टिविटी करके दिखा देती हूँ। ये हमारे पास है। ठीक है, मैं इसको फॉर्मेट करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको जब सेलेक्ट करूंगी, सेलेक्ट करते ही ये मेरे पास ऊपर शो हो गई है। अब यहाँ से मैं इसको अपना मर्जी का यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल दे सकती हूँ, फ़ॉन्ट साइज दे सकती हूँ, मैं इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकती हूँ, मैं इसको हाईलाइट कर सकती हूँ, मैं इसको सेंटर अलाइन कर सकती हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, और मैं इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि आप मिनी टूल बार को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। एक नई चीज इसके अंदर जो है वो है फॉर्मेट पेंटर। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फॉर्मेट होता है कि अगर हमने एक फॉर्मेट हमें पसंद आ गया, एक हेडिंग का कलर, एक हेडिंग का स्टाइल, एक हेडिंग का साइज, एक हेडिंग की फॉर्मेशन हमें पसंद आ गई है और हम वही वाली हेडिंग्स की जो फॉर्मेशन है वो बाकी तमाम हेडिंग्स पे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम जाके मैनुअली हर एक चीज को चेंज करें। मतलब जैसा कि सपोज ये वाली हमारे पास मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर एक हेडिंग ये है। ठीक है, इसके अलावा एक हेडिंग ये है, 2, 3, 4, ये 4 हेडिंग्स हैं। मैं चारों का सेम ही वो करना चाह रही हूँ। 5, 6 हेडिंग्स हैं इसके अंदर, तो मैं सबका जो है वो सेम स्टाइल करना चाह रही हूँ तमाम हेडिंग्स का। तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले इसके ऊपर क्लिक करूँगी आके और फिर यहाँ से इसका स्टाइल और सारा कुछ चेंज करूँगी। फिर जी मैं नेक्स्ट वाली पे जाऊँगी, उसको सिलेक्ट करूँगी, फिर उसका सारा वहाँ से स्टाइल वगैरह और सब कुछ जो है वो चेंज करूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके इसको अगेन चेंज करूंगी, सारा पहले जैसा करूंगी, तो मेरा तो टाइम वेस्ट होगा ना, ज्यादा लगेगा टाइम। तो टाइम वेस्ट करने या टाइम एक्स्ट्रा टाइम लगाने से बेहतर है वर्क स्मार्ट नोट हार्ड। हार्ड वर्क में जो है वो ज्यादा मेहनत करने से आपको ज्यादा सिला मिलता है, लेकिन आजकल का दौर स्मार्ट वर्क का है, हार्ड वर्क का नहीं है। तो आपने स्मार्ट वर्क करना है, उसमें क्या है कि हमने एक ही हेडिंग की, ये जो हेडिंग है इसकी इसी की फॉर्मेशन उठानी है और हमने सब पे अप्लाई कर लेनी है।
अब ये जो हेडिंग है इसके ऊपर ये वाली फॉर्मेशन अप्लाई नहीं हुई हुई हिज पोइट्री पे, तो मैं क्या करूंगी, मैं फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल करूंगी और इसके वाली सारी की सारी फॉर्मेशन उठा के मैं उसके ऊपर लगा लूंगी। सबसे पहले हमने उस टेक्स्ट या ग्राफिक को सेलेक्ट करना है जिसका फॉर्मेट हमने कॉपी करना है। फिर हम होम टैब पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में है, या फिर मिनी टूल बार के ऊपर फॉर्मेट पेंटर का बटन है, ठीक है, उसको क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर जो है वो पेंट ब्रश में चेंज हो जाएगा। यूज द ब्रश टू पेंट ओवर अ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, जहाँ पे हमने फॉर्मेशन अप्लाई करनी है, फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, हम उस जगह पे जाके उस पेंट ब्रश को फेर देंगे जैसे हम पेंट फेरते हैं, तो वो हमारी फॉर्मेट पेंटर जो है वो उस फॉर्मेट को वहां पे पेस्ट कर देगा। अगर हमने फॉर्मेटिंग को स्टॉप करना है तो हम एस्केप प्रेस करेंगे। अगर हमने मल्टीपल सिलेक्शंस करनी है तो हम फॉर्मेट पेंटर को डबल टाइम क्लिक करेंगे। ये जो पीछे फॉर्मेट पेंटर का बटन है इसको हम डबल टाइम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्मेट पेंटर जो है वो एक से ज्यादा जगहों पे हम यूज कर सकते हैं। एक तो फॉर्मेट पेंटर का बटन जो है वो ये भी है, ठीक है, और दूसरा फॉर्मेट पेंटर का बटन ये क्लिपबोर्ड के ग्रुप में भी है, तो आप कोई सा भी बटन यूज कर सकते हैं। मैं ये वाली हेडिंग का स्टाइल, साइज और जो भी चीजें इसके ऊपर कलर शलर है, मैं बाकी तमाम हेडिंग्स के ऊपर भी सेम यही करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, इसको सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देना, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर पे या तो क्लिक कर दूंगी या फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट और सी प्रेस करूंगी कीबोर्ड से। क्या करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट और सी प्रेस करूंगी, जो कि इसकी शॉर्टकट की है, तो इसकी फॉर्मेशन कॉपी हो जाएगी। चले हम इसको यहीं से कॉपी करते हैं ताकि आपको विजिबल हो जाए। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास मिनी टूल बार ओपन हो गई। ये फॉर्मेट पेंटर है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। आप यहाँ देखें तो फॉर्मेट पेंटर का बटन जो है वो येलो हो गया है, ठीक है, और आपका जो कर्सर है वो भी एक ब्रश में चेंज हो गया, आपको नजर आ रहा होगा, ये छोटा सा है ब्रश। तो मैं ये वाली फॉर्मेशन कहाँ अप्लाई करना चाह रही हूँ, अपनी दूसरी हेडिंग पे। तो मैं दूसरी हेडिंग पे आऊंगी। दूसरी हेडिंग पे आके मैंने क्या करना है, दूसरी हेडिंग पे आके मैंने इस पूरे को पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट करना है और अभी तक मैंने लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं है, मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक करके रखा था और मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं इस पे इसको छोड़ूंगी तो इसके ऊपर फॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। डिड यू सी कि हिज पोएट्री जो है वो पहले किसी और शेप में था लेकिन अब वो किसी और शेप में आ गया, पहले ये था अब ये है, ठीक है, तो उसकी फॉर्मेशन इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। और साथ ही साथ आप देखें तो फॉर्मेट पेंटर का यहाँ से जो बटन है वो भी येलो नहीं रहा, वो भी वाइट हो गया, अगेन पहले जैसा हो गया, और हमारा कर्सर भी जो है वो पहले जैसा हो गया। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी एक ही फॉर्मेशन सारी की सारी हेडिंग्स पे हो, तो ये तो एक दफा ही फॉर्मेट पेंटर करने से जो है वो अगेन डिसेबल हो गया, तो हम ये तो नहीं चाह रहे, हम तो चाह रहे हैं 3-4 हेडिंग्स के ऊपर हम अपनी ये फॉर्मेशन जो है वो अप्लाई कर सकें। तो जरा करके देखते हैं कैसे होता है। इसको मैंने अगेन पहले जैसा कर दिया, इसको भी मैं जरा चेंज कर लूं ताकि उसके जैसा ना रहे, ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ, ठीक है, ऐसा ही। तो अब ये वाली फॉर्मेशन मैं इन दो पे और ये तीसरी हेडिंग है इस पे अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर हमने एक से ज्यादा जगहों पे फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई करना है, फॉर्मेट को अप्लाई करना है, तो फिर हम एक काम करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर का जो ये बटन है इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। हम इसको शिफ्ट कंट्रोल और सी के साथ कॉपी नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम इसके ऊपर इसको मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैं इसको अल्लामा इकबाल पे पहले यूज कर रही हूँ, ठीक है। अभी भी मेरा कर्सर जो है वो ब्रश ही है, पहले ब्रश से चेंज हो गया था, अब नहीं चेंज हुआ, ठीक है। अब मैं हिज पोएट्री को सिलेक्ट कर लेती हूँ जी, इसके ऊपर फॉर्मेशन अप्लाई होगी, इसके ऊपर फॉर्मेशन अप्लाई होगी। अब ये जब तक ब्रश हम नहीं चाहेंगे ये खत्म नहीं होगा। और इसको खत्म कैसे हमने करना है, इसको खत्म करने के लिए हम करते हैं, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे आके क्लिक कर देते हैं या एस्केप का बटन प्रेस करेंगे। मैं कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस कर रही हूँ तो आप देखें मेरा कर्सर जो ब्रश था वो ब्रश से खत्म हो गया हुआ है कि अगर हमें वो फ़ॉन्ट का ग्रुप जो है उसके अंदर से कोई चीज़ नहीं हम करना चाह रहे हैं, हम फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, ये इसके अंदर हम चूज कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स फॉर लॉजिकल पेंट सच एज फॉन्ट फैमिली, एसोसिएटेड फॉन्ट स्टाइल, पॉइंट साइज, इफेक्ट्स जिसमें अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू और टेक्स्ट कलर हैं, और या स्क्रिप्ट, ठीक है।
तो ये चीजें हैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, होम टैब और फ़ॉन्ट ग्रुप में ये जो छोटा सा एरो है साइड पे बना हुआ, हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आप यहाँ से सिंपली फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करें और यहाँ से आप अपना इजीली फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली है, ठीक है, यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल है, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, यहाँ से साइज है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है, यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं हम। अंडरलाइन करना है तो स्टाइल क्या रखना है, फ़ॉन्ट कलर क्या होगा, अंडरलाइन का स्टाइल क्या होगा, डबल अंडरलाइन है या डैश है, ठीक है। और ये सारे वो इफेक्ट्स हैं, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, हम इनको फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो प्रैक्टिस में चीज़ है वो फ़ॉन्ट ग्रुप ही है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ज़्यादातर फोकस इसी पे किया जाता है। आप फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करके देखिएगा, आप लोगों को यकीनन उसमें से कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये हमारे पास फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स था, सिर्फ इसका ओवरव्यू था, ये डिटेल में हमने नहीं करना था। आगे हमारे पास चेंजिंग द लुक ऑफ द पैराग्राफ। वी कैन चेंज द लुक ऑफ द पैराग्राफ मैनुअली यूजिंग द पैराग्राफ ग्रुप इन होम टैब। जिस तरीके से हमने अपने टेक्स्ट का कलर, साइज सब कुछ चेंज किया, उसी तरीके से हम पैराग्राफ की स्पेसिंग, पैराग्राफ की एडिटिंग, पैराग्राफ की इंडेंटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम किस में करेंगे, पैराग्राफ ग्रुप में। ये हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप होता है, इसके अंदर ये बुलेट्स हैं, ये नंबरिंग है, ये मल्टी लेवल लिस्ट है, ये डिक्रीज इंडेंट है, इंक्रीज इंडेंट है, लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट है। लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट का मतलब इंग्लिश में लिखना है और राइट टू लेफ्ट का मतलब उर्दू में लिखाई। ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज या सॉर्टिंग के लिए यूज़ होता है, ये शेडिंग के लिए यूज़ होता है, ये लाइन स्पेसिंग है, ये हमारे पास जस्टिफाई अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट अलाइन सेंटर अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट अलाइन है। हम अपने पैराग्राफ्स को लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई अलाइन भी कर सकते हैं। तो हम इसको भी करके देख लेते हैं। ये चीज़ है, सपोज कि हमारे पास ये पैराग्राफ है, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ पूरे पैराग्राफ को। पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ट्रिपल क्लिक मैंने जब इस पे किया तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। ये पैराग्राफ ग्रुप है, ठीक है। बुलेट्स और नंबरिंग, ये जो 3 बटन है इनको अभी छोड़ दें, इनका डिटेल लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, इसको हम बाद में देखेंगे। ये है हमारे पास डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी स्पेस देना, जो हमारा कवर पेज या जो हमारा पेज है डॉक्यूमेंट का, उसके जो मार्जिन है, जैसे आप ये साइड पे देखें, इस तरफ इस मार्जिन में कोई भी चीज नहीं लिखी गई, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही नहीं लिखी जाती, तो ये मार्जिन है। जैसे हम हाशिया लगाते हैं ना कॉपी के साइड पे, इसी तरह ये मार्जिन है। तो इंडेंट, इंडेंट इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि उस मार्जिन से मजीद थोड़ा सा आगे जाके अपने पैराग्राफ को लिखना। जैसे कि अगर मैं इसको सेलेक्ट किया, मैं इंक्रीज इंडेंट करती हूँ तो ये आगे चला गया, मैं मजीद इंक्रीज कर सकती हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है जो कि नहीं करना चाहिए था तो मैं इसको डिक्रीज कर सकती हूँ। तो डिक्रीज करने के लिए ये वाला बटन हम यूज़ करेंगे। अगर हम उसको पहले वाली पोजीशन पे लाना चाह रहे हैं तो एंड तक करेंगे, मजीद डिक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि इसके पीछे मार्जिन लगा हुआ है और वहां पे ये जाएगा नहीं, तो हम इसको इंक्रीज ही करेंगे। तो एक इंक्रीज कर लिया हमने, ये इंडेंटेशन होती है। तो हमने देखा कि पैराग्राफ इंडेंटेशन क्या होती है, इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट का क्या मतलब होता है। अगर हम कोई पैराग्राफ दूसरे तमाम पैराग्राफ्स से सेपरेट करना चाह रहे हैं, आगे करना चाह रहे हैं, प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, तो हम उसकी इंडेंटेशन इंक्रीज कर देंगे। या दूसरी चीज़ एक ये भी है, जैसे ये हेडिंग के बिल्कुल नीचे ही शुरू हो गया है पैराग्राफ, तो मैं चाह रही हूँ हेडिंग के बिल्कुल नीचे शुरू ना हो। जैसे हम अक्सर पेपर्स में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखते हैं हेडिंग के नीचे करके, तो हम इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये थोड़ा सा राइटिंग से जो हमारी हेडिंग है उससे थोड़ा सा आगे होके हमारा पैराग्राफ लिखा गया है। तो ये चीज़ होती है इंडेंटेशन। इसके अलावा सपोज कर लें हमारे पास इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट बटन्स, ठीक है। तो ये 2 बटन्स हैं, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं तो आप अपनी जो डायरेक्शन है टेक्स्ट की वो लेफ्ट टू राइट ही रखेंगे। अगर आप लेफ्ट राइट टू लेफ्ट करेंगे तो आपकी
उर्दू वाली डायरेक्शन हो जाएगी। ये हम करके देखते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से हमारे इंग्लिश के पैराग्राफ नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना, हमारे इंग्लिश के पैराग्राफ तो ऐसे ही होता है ना, इस तरफ को हम इक्वल लिखते हैं, आगे जाके हमारी लाइन छोटी बड़ी हो सकती है, शुरू में हमारी लाइन छोटी बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, मैं इसकी अगेन करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें, स्टार्टिंग ये है। कभी भी स्टार्टिंग में इंग्लिश के पैराग्राफ्स इस तरह से नहीं लिखे जाते। तो ये उर्दू के पैराग्राफ्स के लिए होती है, ये उर्दू के लिए होती है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट इंग्लिश के लिए होती है। इसके बाद आता है हमारे जो पैराग्राफ्स हैं उनकी अलाइनमेंट, हमने उनको कहाँ पे रखना है। ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, जो कि इंग्लिश की होती है। ठीक है, अगर हम अपने पैराग्राफ को सेंटर में अलाइन करना चाह रहे हैं तो हम सेंटर वाला बटन क्लिक कर देंगे, तो हमारा पूरा पैराग्राफ जो है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा, जितने भी उसके अंदर अल्फाज हैं। अगर हम राइट अलाइन करते हैं तो वो इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो जस्टिफाई इसको पूरे को फैला देगा। ठीक है, अब ये देखें, जरा थोड़ा सा फर्क चेक कीजिएगा। मैं इसको लेफ्ट लाइन पे ही लेके जाती हूँ जैसे पहले था। तो ये मिथ के बाद थोड़ी सी ये जगह बची हुई है, ठीक है ना। ये अजम के बाद थोड़ी सी जगह बची हुई है, हिज के बाद थोड़ी सी जगह बची हुई है, क्योंकि ये इंक्लूड आ जो है ना, ये आगे तक गया हुआ है, निकला हुआ है। तो अगर हम इसको मतलब ऐसे ही रहने देंगे तो थोड़ा सा ना खिचड़ी सी लग रही है, गंद सा लग रहा है कि ये अजीब सा कुछ सामने आ रहा है हमारे। हम इसको जस्टिफाई करते हैं, तो जस्टिफाई करने से क्या होता है, हमारी वर्ड्स के बीच में वो इस तरह की स्पेस ऐड कर देते हैं कि वो दोनों तरफ की जो मार्जिन है वो उसको इक्वल कर देते हैं। ये देखें, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो ये हमारी जस्टिफाई होती है। इस तरह से अगर हम अपने पैराग्राफ्स लिखेंगे तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत खूबसूरत एक हमें लुक देगी, जिससे जो डॉक्यूमेंट देखने वाला बंदा होगा वो भी कहेगा कि हाँ वाकई किसी प्रोफेशनल ने काम किया, ये किसी अनाड़ी ने या किसी बच्चे ने काम नहीं किया। अब आप देखें, ये हमारी इस तरह से डॉक्यूमेंट है। मैं आपको छोटा करके थोड़ा सा इसको दिखाऊं तो आप खुद इसमें फ़र्क चेक कीजिएगा। पहले हमारी डॉक्यूमेंट इस तरह से है, ठीक है। अब मैं तमाम के तमाम पैराग्राफ जो है उनको जस्टिफाई कर देती हूँ। तो ज़रा इसकी खूबसूरती चेक कीजिएगा आप, सिर्फ और कुछ नहीं करना। इसको मैं जस्टिफाई कर देती हूँ सबको। ये देखें जी, मैंने सबको क्या कर दिया है, जस्टिफाई कर दिया है। तो ये ज़रा आप अपने पेज की सिर्फ लुक ही चेक कर लीजिए कि आपके पेज कितना खूबसूरत जो है वो एक इफेक्ट दे रहा है, कि ये सारे बराबर बराबर हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है। तो ये जस्टिफाई करने का ये फायदा होता है कि आपकी डॉक्यूमेंट को एक खूबसूरत सी और यूनिफॉर्म लुक मिल जाए। नेक्स्ट हमारे पास है कि जी पैराग्राफ की शेडिंग क्या होती है। ठीक है, ये हमारे पास पैराग्राफ है और अगर मैं इसको शेड करना चाह रही हूँ, एक तो हमने टेक्स्ट हाइलाइटर पढ़ा था ना, वो टेक्स्ट हाइलाइटर अलग चीज़ है, लेकिन पैराग्राफ शेडिंग एक अलग चीज़ है। ठीक है, मतलब होती वो भी हाइलाइटिंग की तरह की ही है, लेकिन ये होता है कि पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे एक कलर ऐड हो जाता है। तो हम अपनी मर्जी का यहाँ से कोई सा भी कलर दे सकते हैं। तो हम ये कलर कर लेते हैं। जैसे अक्सर बुक्स में आपने देखा होगा, जो इम्पोर्टेंट नोट होता है उसके पीछे कोई ना कोई चेंज कलर होता है। ठीक है, बुक के जैसा नहीं होता, मतलब बाकी सारी राइटिंग के जैसा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है वो हम अपने पैराग्राफ को डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। इस पैराग्राफ को मैं कलर दे देती हूँ ये ऑरेंज वाला। ठीक है, तो ये क्या है, इससे क्या होता है, हमारे जो टेक्स्ट होता है पैराग्राफ के अंदर वो हाईलाइट हो जाता है। ठीक है ना, मतलब पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड ऐड हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि ये हमारा ये बटन है, ये है हमारे पास पैराग्राफ के बॉर्डर। ठीक है, पैराग्राफ के इर्द गिर्द ऊपर नीचे आगे पीछे हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। मैंने इसके लेफ्ट पे, इसके राइट पे, इसके बॉटम पे, इसके टॉप पे और इसके चारों साइड पे जो है वो बॉर्डर एंटर किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बॉर्डर्स एंटर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ से आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। आप अगर लेफ्ट बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखें, अगर आप राइट बॉर्डर देना चाह रहे हैं, लेफ्ट नहीं देना चाह रहे, तो आप राइट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, पहले लेफ्ट को ख़त्म करेंगे और फिर राइट पे क्लिक करेंगे। तो ये राइट पे एंटर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
अगर आप बॉटम पे देना चाह रहे हैं तो आप बॉटम बॉर्डर एंड सिलेक्ट करेंगे। अगर आप टॉप पे देना चाह रहे हैं तो टॉप सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने टॉप और बॉटम दोनों पे दे दिया है। इसके अलावा अगर आप चारों साइड्स पे देना चाह रहे हैं तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो पैराग्राफ है वो एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज हो जाएगा। ठीक है। ये बॉर्डर था, ये हमारे पास बॉर्डर शेडिंग है। अब ये आता है एक बटन है जो लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है? लाइन स्पेसिंग होती है कि हमारे पैराग्राफ के अंदर जो लाइंस हैं उनके दरमियान कितनी स्पेस है। बाय डिफॉल्ट ये 1 होती है, 1 पॉइंट होता है। ठीक है, हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर इसको इंक्रीज करूं तो आप देखें पैराग्राफ की लाइंस के दरमियान में स्पेस एंटर होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हम यूजुअली 1 या 1.15 तक रखते हैं, जो कि बेस्ट होती है, रीडिंग के लिए बेहतरीन होती है। ठीक है, इसके अलावा ये नीचे दो दो ऑप्शन हैं, ये हैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, सपोज करेंगे एक पैराग्राफ है, इससे ऊपर ये देखेंगे ये थोड़ी सी स्पेस तराना हिंद के नीचे आ रही है ना। ठीक है, तो ये स्पेस जो है, ये वाली जो स्पेस है, यहाँ हम कुछ नहीं लिख सकते, इसके नीचे भी ये स्पेस आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यानी कि इसके ऊपर नीचे स्पेस ऐड हुई हुई है, तो मैं क्या करती हूँ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करती हूँ, तो ये पैराग्राफ के दरम्यान में देखें बिल्कुल ही स्पेस खत्म हो गई है। ठीक है, मैं इसके बाद भी यही कर लेती हूँ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, तो आप देखें ये पैराग्राफ्स इकट्ठे हो गए हैं, तो विजिबल नहीं है, रीडेबल नहीं है, मसला होगा पढ़ने में। तो हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ी बहुत स्पेस बिफोर या आफ्टर पे ऐड कर देते हैं। बिफोर पे ऐड करेंगे तो नीचे वाले पैराग्राफ के बीच में स्पेस नहीं आएगी। ये नीचे वाला पैराग्राफ ये है ना, द ईयर 1923, अगर मैं इसको बिफोर पे ऐड करती हूँ तो आप जरा चेक कीजिएगा, बल्कि नीचे वाले को करके देखते हैं, द ईयर 1923 वाले को, इसमें मैं बिफोर ऐड करती हूँ स्पेस, आफ्टर में स्पेस ऐड नहीं करूंगी, तो अलामा इकबाल इज रिगार्डेड में स्पेस एंटर नहीं होगी, जबकि इससे ऊपर वाले में स्पेस ऐड हो जाएगी। ये देखें, ये ऊपर वाले से अलग हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि इसके जो नीचे वाला है पैराग्राफ उसके अंदर भी स्पेस ऐड हो जाए, तो अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगी और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो मैंने ऐड बिफोर भी कर दी और आफ्टर भी कर दी, तो इसने दोनों पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस एंटर कर दी है। हम किसी भी पैराग्राफ के ऊपर जाके इसके अंदर स्पेस ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो ये लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग होती है। तो अगर हमने पैराग्राफ्स लिखे हैं या अगर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है और हम उसे अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाह रहे हैं, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, सपोज कि मैंने एक स्टूडेंट्स के नेम की लिस्ट ले ली। ठीक है, तो मैं उसको लिखती हूँ यहाँ। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम की लिस्ट है। ठीक है, अगर मैं इसको अरेंज करना चाह रही हूँ, लेकिन मतलब मुझे अरेंज करने के लिए पहले तो इसको देखना पड़ेगा ना, सारे को ए वाले पहले लिखने पड़ेंगे, बी वाले उसके बाद, सी वाले उसके बाद, तो ये सारा काम जो है मैनुअली जो है ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी पूरे को और मैं इसको यहाँ से ये जो सॉर्ट का बटन है इस पे क्लिक कर दूंगी, तो सॉर्ट में वो पूछेगा पैराग्राफ्स को सॉर्ट करना है और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, और असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है। असेंडिंग का मतलब होता है ए टू जी और डिसेंडिंग का मतलब होता है जी टू ए। अगर मैं असेंडिंग में करती हूँ तो ए वाले पहले आ जाएंगे, जी वाले बाद में आ जाएंगे। ठीक है, अब आप देखें, एमन, अहमद, बिस्मा, फैजान, हैदर, हानिया, साद, जैद, तो ये क्या है, ए वाले जो है वो पहले आ गए और जी वाला एंड पे चला गया। अगर मैं इसको डिसेंडिंग में करती हूँ तो डिसेंडिंग में क्या होगा, जेड सबसे ऊपर नाम चला जाएगा और बाकी सारे जेड से लेके ए तक ये अरेंज हो जाएगा। तो ये होती है पैराग्राफ में सॉर्टिंग। ठीक हो गया। हमने अब बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट को छोड़ा है, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। हमने डिक्रीज इंडेंट देख लिया, हमने इंक्रीज इंडेंट देख लिया, हमने लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट देखा, हमने राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट देखा, हमने अल्फाबेटिकल अरेंज देखा, हमने शेडिंग देखा, हमने लाइन स्पेसिंग भी देख लिया, जस्टिफाई, राइट अलाइन, सेंटर लाइन, लेफ्ट अलाइन, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। और ये बॉर्डर शेडिंग भी देख लिया हमने। ठीक है ना, शेडिंग के बाद ये हमने बॉर्डर्स भी देख लिए हैं।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों की असाइनमेंट क्या है आप लोगों को बता दी जाएगी व्हाट्सएप पे। अपने जो लेक्चर्स हैं वो टाइम पे देखें और अपनी असाइनमेंट जो है वो टाइम पे सबमिट करवाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।